students, how are you? All well? Good. Today's lecture is the last lecture of chapter 5 theory. And in this lecture we are going to study hysteresis, a part of ferromagnetic material, का। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाया पैरा जो हमने पढ़ा था उसी के अंदर का ये पार्ट है। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि वैसे भी वो लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका था, ऑलमोस्ट 1 आवर का हो चुका था, और ऊपर से हिस्टेरेसिस वो तीनों में कॉमन प्रॉपर्टी से अलग है, इसीलिए वहां पे मैंने सिर्फ तीनों कॉमन प्रॉपर्टी को ही यूज किया था। यहाँ पे हिस्टेरेसिस इज जो है वो अलग एक कंसेप्ट है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका अलग से वीडियो बनाया है। तो हिस्टेरेसिस किस में मिलता है? तो हिस्टेरेसिस जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही मिलेगा। हमें यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की ही बात करनी है और किसी की बात नहीं करनी है। तो बच्चों हिस्टेरेसिस एग्जैक्टली होता क्या है? तो हिस्टेरेसिस इज अ ग्राफ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटाइजेशन वर्सेस इंटेंसिटी। अब हमें पता है कि भाई H इज इक्वल्स टू व्हाट? H is equals to Ni। तो हमें कभी कभार ये ग्राफ ऐसे भी पूछते हैं कि B वर्सेस I का ग्राफ दो, या तो M वर्सेस I का ग्राफ दो। दोनों में से H मांगे या तो I मांगे, दोनों में से कोई एक मांगेंगे, ठीक है। तो हमें अभी वही चीज करनी है कि एग्जैक्टली हमें जाना कैसे है। तो राइट नाउ हम लोग जाएंगे B वर्सेस H के ग्राफ से, ठीक है। ध्यान से देखो कि सपोज किसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को किसी सोलेनॉइड के अंदर डाल, तो क्या होगा कि सपोज करंट जो है वो I इंक्रीज, करंट I जो है वो इंक्रीज होगा, जिसके कारण जो H है वो भी इंक्रीज होगा। Why? Because H is equals to Ni and B0 is equals to mu 0 H। इसके अकॉर्डिंग B0 also increase, B0 also increase। याद करो हमारा लेक्चर नंबर 4 जिसमें हमने ये बात की थी कि जब किसी सोलेनॉइड के अंदर उसके कोर के अंदर कोई मटेरियल डाल देते हैं तो उसमें दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड मिलते हैं, एक तो सोलेनॉइड का खुद का और दूसरा उस मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो B0 इंक्रीज होगा, तो डेफिनेटली B0 इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऑल्सो इंक्रीज, सीधी बात है। तो ये मैग्नेटाइजेशन में क्या राज है? तो सीधी बात है कि मैग्नेटाइजेशन M is equals to chi H। As H increase M increase, सिंपल सी बात है। B magnetism is equals to mu 0 M। As M increase B increase। B equals to B0 plus BM। As BM increase B0 increase B increase। तो ऐसे हमें डायरेक्टली नहीं जाना है, एक उल्टे कान पकड़ के है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो कि एग्जैक्टली हमारी सिचुएशन कहां है और हम कहां पे।
तो मैं यहां पे सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं। B वर्सेस H का O पॉइंट। ओके, शुरुआत की जो कंडीशन है दैट्स कॉल्ड इनिशियल फेज। इनिशियल फेज के अंदर ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उस मटेरियल के कुछ डोमेन्स है, ठीक है, वो डोमेन के अंदर हमें आगे बढ़ना है। ये डोमेन्स कुछ है, ठीक है। इस डोमेन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट एक रैंडम अरेंजमेंट में है, लाइक दिस। ओके, ये जीरो कंडीशन, ये जो है वो डीमैग्नेटाइज्ड कंडीशन है। डीमैग्नेटाइज्ड। नाउ अब करंट को बढ़ाते हैं। As current increase, H will increase, B0 will increase, B will increase. ओके, और करंट जैसे ही बढ़ता है, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट start to align in direction of B की डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू करेगा, ठीक है, जिसके कारण उसके जो डोमेन्स है, वो डोमेन्स जो होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। डोमेन्स ब्रेक स्लोली, धीरे 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 डोमेन्स ब्रेक हो जाएंगे। कैसे समझाता हूं। सपोज ऐसा कुछ दिया है, सपोज ये डोमेन्स रैंडम है, तो मैं परफेक्ट फिगर नहीं बना सकता। यहां पे सपोज ये इस डायरेक्शन में है और ये दोनों भी एक ही डायरेक्शन में चले गए, तो धीरे धीरे ये जो वॉल होगी वो वॉल ब्रेक होना शुरू हो जाएगी और ये एक बड़ा सा डोमेन बनेगा। सिमिलर वे यहाँ पे भी कुछ ऐसा होगा, तो ये वॉल ब्रेक हो जाएगी और एक और बड़ा सा डोमेन बनेगा। यहाँ पे देखते हैं, एक बड़ा सा बनेगा, फिर ये सारी की सारी डोमेन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। When all domains walls will break, जब सारी की सारी डोमेन्स वॉल ब्रेक हो जाएगी, तब कंडीशन कुछ ऐसी है। आपका जो ये मटेरियल था, अब ये ऐसा बन चुका है, और इसके अंदर लाइक दिस, तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाती है, और हम इसे बोलते हैं फुल्ली मैग्नेटाइज्ड बॉडी। फुल्ली मैग्नेटाइज्ड बॉडी। और जब ये कंडीशन रहती है, दैट्स कॉल्ड सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? तो पहले ग्राफ देखते हैं। ये जो रिलेशन है बी और एच का, वो प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं है, लाइक दिस, ऐसे कुछ जाएगा। और ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट
मैक्सिमम सैचुरेशन, मतलब कि अगर हम करंट और ज्यादा बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा, लेकिन ये जो ग्राफ है अब वो चेंज होगा नहीं, लाइक दिस कंटिन्यूअस ऐसा ही मिलेगा। मतलब कि अभी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन में कोई चेंज नहीं होगा। आपका जो मैग्नेटाइजेशन है वो सैचुरेट लेवल पे, तो उसके बाद हमारे पास करंट बढ़ाने के बाद भी आफ्टर दैट I increase, but BM do not change। जो B है, जो मैग्नेटाइजेशन है, वो अभी चेंज नहीं होने वाला, क्वाजिलिस रहेगा। अब कितना भी करंट बढ़ाओ, दैट इट्स ओके यार, इसका तो सब ब्रेक हो चुका है, अब कितना तोड़ोगे उसे, एक लिमिट आ जाती है। तो डोंट वरी, नाउ स्टार्ट। करंट डिक्रीज, करंट डिक्रीज टिल 0, करंट डिक्रीज होगा धीरे धीरे, और ये मैग्नेटिक मोमेंट है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू करेगी। लेकिन हमने तो मैग्नेटिक बॉडी के जो भी वॉल्स थे उस सारी की सारी वॉल्स को तो ब्रेक कर दिया। एक बार जो चीज टूटी वो वापस से कभी भी वैसे नहीं जुड़ेगी। रिमेंबर माय वर्ड, एक बार डोमेन्स की वॉल जिस हिसाब से ब्रेक हुई है, नेक्स्ट टाइम जो डोमेन बनेगा ये सेम डोमेन होगा नहीं, जिसके कारण अब जब हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो हम क्या चाहेंगे कि भाई जिस हिसाब से ये बड़ा है उस हिसाब से वापस आए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। और करंट जो है वो यहां से आएगा, सॉरी इस पॉइंट पे बी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि भाई बी पॉइंट पे एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। तो जो बी पॉइंट है उस बी पॉइंट पे आपका जो करंट है एच है वो 0 है। कैसे 0 है? तो ये जो पॉइंट है वो कहां है? वाई एक्सिस पे। According to the mathematics, on y-axis x component is 0, तो b पॉइंट पे h 0 मिलेगा। बट मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजेशन डज नॉट इक्वल्स टू 0। उसका मतलब ये हुआ कि करंट तो 0 हो गया, पहले कुछ नहीं था तो डीमैग्नेटाइज था, फिर करंट डाला तो मैग्नेटाइज हो गया। अब करंट 0 कर दिया तो डीमैग्नेटाइज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, लेकिन वो डीमैग्नेटाइज नहीं होता है। सो ये तो अभी भी मैग्नेटाइज्ड है। उसके अंदर की मैग्नेटिक मोमेंट एक अभी रैंडम मोशन में नहीं आई है, फ्रीली रैंडम नहीं हुई है, और इस पॉइंट को बोलते हैं रिटेंटिविटी। या तो इसे रेमेनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेमेनेंस। रिटेंटिविटी या तो रेमेनेंस के नाम से जाने जाते हैं। ये रिटेंटिविटी और रेमेनेंस क्या है वो थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, अभी हम पहले पूरा हिस्टेरिसिस कंप्लीट करते हैं। ओके, अब करंट 0 हो गया। शुरुआत में आपने चाहे जो भी डायरेक्शन में करंट दिया हो, अब आपको करना क्या है कि बैटरी के जो 2 एंड है उसे पलट दो, मतलब कि करंट को रिवर्स फ्लो करवाओ। स्टार्ट रिवर्स करंट। करंट को रिवर्स फ्लो करवाओ, रिवर्स। तो रिवर्स फ्लो होने के कारण ये जो मैग्नेटाइज है, ये जो ग्राफ है और नीचे आएगा।
बट जब वो सी पॉइंट पे आएगा, सी पॉइंट पे जब वो आके बैठेगा तब होगा क्या कि जो आपका बी है वो 0 हो जाएगा, बट एच जो है वो डस नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मटेरियल है वो वापस से डीमैग्नेटाइज्ड हो गया। मैंने आपको बताया था कि जैसे पहले बनाया वैसा वापस ना भी बने, ठीक है, और रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाए। लाइक दिस। और ये जो मोशन है उसे हम बोलेंगे डीमैग्नेटाइज्ड मोशन। और वापस से आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज हुआ तो इस पोर्शन को हम बोलेंगे कोइल्सिविटी। वो क्या है वो भी बाद में समझेंगे। ओके, अभी आपका काम क्या है? करंट को इंक्रीज करवाओ, करंट को और इंक्रीज करवाओ। करंट को और इंक्रीज करवाने से वापस से क्या होगा कि जो डोमेन से वो ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, टूटेंगे 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 और टूटेंगे। और डोमेन जब ब्रेक होते रहेंगे, कंटिन्यूअस डोमेन जब ब्रेक होते रहेंगे, वापस से ये बनेगा। लेकिन इस बार ये थोड़ा अलग होगा। वापस से हम लोग पीछे की ओर आएंगे और मुझे डी पॉइंट पे वापस से मैक्सिमम सैचुरेशन मिलेगा। वापस से बॉडी क्या हो गई? और वॉल जो है वो ब्रेक हो गई और आपकी जो बॉडी है वो। लेकिन इस बार जो नयापन होगा ये कुछ ऐसे होगा। पहली वाली डायरेक्शन से मैग्नेटिक मोमेंट उल्टी हो जाएगी और आपकी जो बॉडी है वो वापस से मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी और इसे बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन या तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन। रिवर्स सैचुरेशन या तो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होगा। सर अब क्या करना है? तो सैचुरेशन के बाद क्या किया था? वापस से डिक्रीज करो। ई पॉइंट पे वापस से सेम, डी डज नॉट इक्वल टू 0, एच 0, रिटेंटिविटी, और आगे बढ़ाओ एफ पे और आगे बढ़ाओ वापस से ए पे। तो आपकी कुछ डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे बनी कि आपकी बॉडी डीमैग्नेटाइज से मैग्नेटाइज से वापस डीमैग्नेटाइज से वापस मैग्नेटाइज, कंटिन्यूअस एक लूप बनती रहेगी। एंड दिस लूप इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। दिस लूप इज नोन एज हिस्टेरिसिस लूप। और हिस्टेरिसिस लूप भी दिखाती है कि बॉडी जब एक बार ब्रेक होती है, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर जब डैमेज होता है और जब आप उसे जोड़ने की कोशिश करते हो तो वो वैसा वापस नहीं जुड़ता है। तो वो आपको यहां पे ध्यान रखना है, ठीक है? ये लिख लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी एक्चुअल है क्या और उसका मतलब क्या है, क्यों वो यूज होती है, ठीक है? लिख लो। लेट्स स्टार्ट कि यहां पे जो मुझे मिली थी वो थी रिटेंटिविटी।
चलो वो बाद में देखते हैं, पहले लूप के बारे में बात करते हैं। यहां पे लूप के दो टाइप होंगे, या तो लूप ब्रॉड होगा मतलब कि वाइड होगा, या तो लूप नैरो होगा मतलब कि थिन होगा। ओके, तो जब ये लूप ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है, लाइक दिस, और जब ये नैरो होता है लाइक दिस, तो फर्क क्या होता है? तो जब ये लूप ब्रॉड होता है दैट मींस हायर रिटेंटिविटी, हायर कोर्सिविटी। दिस मटेरियल is very hard, so it's hard ferromagnetic, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जाना जाएगा। ठीक है, और अगर ये नैरो होगा तो जो आपका मटेरियल होगा वो बहुत ही सॉफ्ट होगा, इज सॉफ्ट, सो इट इज सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो लूप है वो भी हमें ध्यान रखते हैं। दूसरा देखते हैं, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब ये आपकी लेंथ, मतलब कि ये मान लो पूरी लेंथ। ठीक है, तो रिटेंटिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी, मतलब कि आपकी बॉडी है कि रिटेंटिविटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, तो क्या होगा? तो रिटेंटिविटी की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। जब हम लोग मैग्नेट बनाने जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा चाहिए, मतलब कि हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेट, मतलब कि अगर मुझे बहुत ही ज्यादा हायर वैल्यू वाला मैग्नेट चाहिए तो मैं ऐसा मटेरियल यूज करूं कि उसमें रिटेंटिविटी हाई हो। ओके, अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू लो हो जाएगी, अगर रिटेंटिविटी की वैल्यू लो हो जाती है तो क्या होगा कि भाई लो रिटेंटिविटी मतलब वीक मैग्नेट, जो हायर मैग्नेट की वैल्यू थी वो लोअर हो जाएगी, तो आपका लोअर वैल्यू मैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा? लोअर वैल्यू मैग्नेट बनेगा, मतलब एक छोटे मोटे मैग्नेटिज्म वाला। अगर सपोज आपको मान लो कि आपको भाई 1 टेस्ला का चाहिए तो सपोज ये चलेगा, लेकिन आपको 50 टेस्ला का चाहिए तो आपको हायर रिटेंटिविटी में जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर कोएर्सिविटी। कोएर्सिविटी का मतलब क्या है कि जब ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मुझे एक लूप मिल रहा है, मतलब कि एक थिकनेस मिल रही है, ब्रॉडनेस मिल रही है, तो कोएर्सिविटी का मतलब होता है कि किसी भी बॉडी, मतलब कि मैग्नेटाइज्ड बॉडी पे
किसी भी मैग्नेटाइज बॉडी पे अगर एक यहां पे ध्यान कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, B इक्वल टू 0, ये जो पॉइंट है वो क्या है, B इक्वल टू 0। तो कोर्सिटिविटी की मतलब ये होती है कि अगर कोर्सिटिविटी बहुत ज्यादा है आपकी, तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है, जो कि किसी भी बॉडी को डीमैग्नेटाइज करते हैं। कौन डीमैग्नेटाइज करता है? टेम्परेचर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और सम अदर फील्ड्स जो होते हैं, वो किसी भी बॉडी को डीमैग्नेटाइज करते हैं। तो ये कोर्सिटिविटी जो है वो उसकी कैपेसिटी दिखाती है। इसका मतलब ये है कि अगर कोर्सिटिविटी ये जो लेंथ है वो अगर ज्यादा है, तो उसके ऊपर ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो कम इफेक्ट करेंगे, और अगर ये जो लेंथ है वो छोटी है, तो उसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो इजीली अफेक्ट करेंगे। ओके, तो कोर्सिटिविटी क्या दिखाती है कि जो एक्सटर्नल इफेक्ट है वो इट शोज इफेक्ट ऑफ external factors like temperature, external magnetic field और अदर फील्ड्स जो होते हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट ना करे, वो काम कोर्सिटिविटी का। मतलब अगर कोर्सिटिविटी की वैल्यू हाई है, तो इसका जो मैग्नेटिज्म है मैग्नेटिज्म सस्टेन्ड लॉन्ग टाइम, एक लॉन्ग टाइम तक ये मैग्नेटिज्म जो होगा वो सस्टेन रहेगा, कि उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आने देगा। ठीक है, तो ये काम होता है कोर्सिटिविटी का। अभी चैप्टर के अंदर एक पीछे छोटा टॉपिक है कि परमानेंट मैग्नेट और कैसे मैग्नेट बनाते हैं। तो पहले के जमाने में मैग्नेट बनाने के लिए क्या यूज करते थे कि भाई एक बड़ा सा लोहा गर्म करते थे, फिर उसके ऊपर हथौड़े से मारते थे, ठीक है, नॉर्थ साउथ में रख के, और एक मैग्नेट बनता था आफ्टर वेरी हार्ड वर्क। लेकिन अभी इजी, अभी किसी को भी मैग्नेट बनाना है तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है लाइक आल्निको, कोबाल्ट, निकल, आयरन, सॉफ्ट आयरन, स्टील, इन सबको आप किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो। मैं ये मानता हूं कि अगर उसको हम सॉलिनॉइड के अंदर डाल दें, क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसके अंदर अगर हम डाल दें तो कैसा रहेगा? ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा, क्योंकि सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो यूनिफॉर्म मिलती है। तो सॉलिनॉइड के अंदर जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो उसकी जो टोटल डाइपोल मोमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और वो बॉडी एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी, एज अ मैग्नेट बिहेव करेगी। तो मैग्नेट बनाने के लिए या तो उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट दे दो, या तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दो, तो वो मैग्नेट बनेगा। सिंपल अगर मैं ये बताऊं कि मैग्नेट बनाने के लिए कुछ अगर इन दोनों टॉपिक के ऊपर ध्यान रखें, तो एक स्टील जो है वो बेटर है। सर नहीं, सॉफ्ट आयरन जो है वो बेटर है। हाँ, सॉफ्ट आयरन बेटर है क्योंकि उसकी रिटेंटिविटी ज्यादा है। मतलब कि अगर आप सॉफ्ट आयरन लोगे तो हायर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक बनेगी। 20, 25, 50 टेस्ला का बिल शायद बनाना हो तो आप बना सकते हो। तो कोर्सिटिविटी क्या काम है? तो एक सिंपल है कि भाई जो स्टील है उसकी कोएर्सिविटी जो है वो ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ
कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा है। एक सिंपल एग्जांपल है, कोई एक अच्छा खासा बिल्डर है, ठीक है, उसने बहुत ही हाई बिल्डिंग बना दी। एक दूसरा बिल्डर है, उसने लो बिल्डिंग बना दी, ठीक है। लेकिन जब एक बड़ा सा थंडर स्टॉर्म आता है, एक्सटर्नल इफेक्ट, तो वो हायर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर जो मटेरियल था वो प्रॉपर नहीं था, तो गिर गई। लेकिन जो लोअर बिल्डिंग थी वो डट के रही, क्योंकि उसकी कोइंसिडिविटी ज्यादा है। तो कोइंसिडिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पे हमारी जो चॉइस है वो सॉफ्ट फेरोमैग्नेट टू सी दी जाती है स्टील पे, और इसीलिए हम लोग स्टील को ज्यादा प्रीफर करते हैं। ओके, तो ये है आपका चैप्टर की लास्ट थियरी। इफ यू लाइक माय वीडियो देन कमेंट मी एंड बेस्ट ऑफ लक।